मध्य प्रदेश के दूरदराज के इलाके में बसा था बेलगांव। एक ऐसा गांव जहां समय जैसे रुक गया हो। पुराने मकान, टूटी फूटी दीवारें और हवा में हमेशा एक अजीब सी खामोशी। लेकिन इस साल बरसों बाद गांव में रौनक आई थी। दशहरे के मौके पर एक बड़ा मेला लगा था। रंग बिरंगी रोशनी, मिठाइयों की खुशबू और बच्चों की हंसी से गांव में जिंदगी लौट आई थी। दिन भर लोग मेले में डूबे रहते, लेकिन जैसे ही शाम ढलती एक अजीब सा डर हवा में घुल जाता। पहली रात जब मेले की भीड़ धीरे धीरे छंटने लगी तो रामू काका ने आसमान की तरफ देखा। अरे यह क्या है? उसने अपनी पत्नी से कहा। ऊपर चांद की धुंधली रोशनी में कुछ तेजी से उड़ रहा था। कोई पक्षी नहीं, बहुत बड़ा, और उसके पंखों की आवाज बिल्कुल अलग थी। शायद कोई बड़ा बाज होगा, उसकी पत्नी ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में भी डर था। वो परछाई 2-3 बार गांव के ऊपर चक्कर लगाकर अंधेरे में गायब हो गई। मेले के दूसरे दिन कई लोगों ने वही देखा। कुछ कहते कि वो एक बड़ा चील था, कुछ कहते गिद्ध, लेकिन गांव के बुजुर्गों के चेहरे पीले पड़ गए थे। वे जानते थे यह क्या था, लेकिन किसी को बताने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। तीसरी रात बात और भी डरावनी हो गई। शंकर की दुकान के पास खड़े कुछ नौजवानों ने देखा कि वो चीज सिर्फ उड़ नहीं रही थी, बल्कि किसी खास घर के ऊपर 3 चक्कर लगा रही थी। फिर वो चीत्कार करती हुई रात के अंधेरे में खो गई। उस चीत्कार में इंसान की आवाज थी, एक औरत की तड़पती हुई आवाज जो दिल में सीधे चुभ जाती थी। मेले की खुशियां अचानक फीकी पड़ गईं और लोग जल्दी जल्दी अपने घरों की तरफ भागने लगे। गांव के सबसे पुराने मंदिर के पुजारी जी ने उस रात देर तक जागकर मंत्र पढ़े, लेकिन हवा में अब भी कुछ मंडरा रहा था, कुछ ऐसा जो सिर्फ मौत की बू लेकर आता है। मेले के चौथे दिन सुनीता अपने आंगन में बैठकर दाल छांट रही थी। शाम का वक्त था और आसमान में हल्का अंधेरा फैलने लगा था। अचानक उसे ऊपर से पंखों के फड़फड़ाने की आवाज आई। जब उसने ऊपर देखा तो उसकी सांस फूलने लगी। कोई काली चीज उसके घर के ठीक ऊपर धीमी गति से उड़ रही थी। वो कोई सामान्य पक्षी नहीं था। उसका आकार बहुत बड़ा था और उसके पंख जैसे सूखी टहनियों से बने हों। 1 चक्कर, 2 चक्कर, 3 चक्कर। हर चक्कर के साथ वो चीज धीमी आवाज में कुछ बड़बड़ा रही थी। सुनीता का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो उठकर घर के अंदर भागना चाहती थी, लेकिन जैसे उसके पैर जम गए हों। तीसरे चक्कर के बाद वो चीज एक तेज आवाज के साथ ऊंचाई पर चली गई। सुनीता को लगा जैसे किसी ने उसके कानों में सीधे चीखा हो, 7 दिन, सिर्फ 7 दिन। उस रात से सुनीता बीमार पड़ गई। न खाना पीना, न किसी से बात, बस बिस्तर पर पड़ी रहती और कभी कभी छत की तरफ देखकर डर से कांपने लगती। उसका पति रामलाल डॉक्टर के पास ले गया, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि शरीर में कोई बीमारी नहीं है। 7वें दिन सुबह जब रामलाल उठा तो देखा कि सुनीता बिस्तर पर नहीं है। घर के हर कोने में ढूंढने के बाद भी वो नहीं मिली। गांव वाले भी ढूंढने निकले। दोपहर तक सुनीता का कोई पता नहीं चला। शाम को जब कुछ लड़के गांव के पुराने कुएं के पास पानी भरने गए तो उन्होंने पानी में कुछ तैरता हुआ देखा। पास जाकर देखा तो सबकी चीख निकल गई। सुनीता की लाश कुएं में तैर रही थी, लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि उसके होंठों से अब भी खून टपक रहा था और उसकी आंखें पूरी तरह काली हो गई थीं, जैसे कोई चिड़िया की आंखें हों। उसके गले पर नीले निशान थे, जैसे किसी ने उसका गला घोंटा हो। उस रात पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। लोग दरवाजे खिड़कियां बंद करके घरों में दुबके रहे और आसमान में फिर से वो काली परछाई मंडराने लगी। सुनीता की मौत के बाद गांव में अजीब सा डर छा गया था। लोग दिन में भी फुसफुसाकर बात करते और रात होते ही दरवाजे खिड़कियां बंद कर लेते। मेला भी बंद कर दिया गया था। गांव के पुराने चौपाल में कुछ लोग इकट्ठे हुए थे, सुनीता की मौत के बारे में बात कर रहे थे। तभी गांव की सबसे बूढ़ी औरत, जिसे सब काकी मां कहते थे, धीरे धीरे वहां आई। उसकी उम्र 90 के पार थी और वो गांव के हर राज को जानती थी। काकी मां, आप बताइए ना, यह क्या हो रहा है हमारे गांव में? रामू काका ने पूछा। बूढ़ी औरत ने अपनी धुंधली आंखों से सबको देखा, फिर आसमान की तरफ देखकर कांप गई। अरे भगवान, वो वापस आ गई है। मैंने सोचा था कि मेरे जिंदा रहते यह दिन नहीं देखना पड़ेगा। कौन आ गई है काकी मां? सबने एक साथ पूछा। चिरैया,
काकी मां ने धीमी आवाज में कहा, और जैसे ही उसने यह नाम लिया, हवा में एक ठंडक दौड़ गई। सारे लोगों के रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन किसी को भी, सुनो, किसी को भी इसका नाम नहीं लेना। यह नाम जैसे ही हवा में गूंजता है वो सुन लेती है, और जो भी इसका नाम लेता है वो इसका अगला शिकार बन जाता है। काकी मां ने आगे बताया, 100 साल पहले जब मैं छोटी थी तब भी यह आई थी। उस वक्त गांव में महामारी फैली थी और लोग एक एक करके मरने लगे थे। पहले लगा था कि बीमारी से मर रहे हैं, लेकिन बाद में पता चला कि वो चिड़ैया किसी के घर के ऊपर 3 चक्कर लगाती थी और 7 दिन बाद वो इंसान मर जाता था। तो फिर वो गई कैसे थी? किसी ने पूछा। एक तांत्रिक आया था शहर से। उसने कहा था कि जब तक कोई इसका नाम नहीं लेगा यह धीरे धीरे कमजोर होती जाएगी, और हुआ भी यही। लोगों ने इसका नाम लेना बंद कर दिया और वो गायब हो गई। लेकिन अब वापस क्यों आई है? रामू काका ने पूछा। काकी मां की आंखों में आंसू आ गए। मेले में बाहर से बहुत लोग आए थे। किसी ने जरूर इसका नाम लिया होगा, और अब यह तब तक नहीं जाएगी जब तक गांव में कोई जिंदा ना बचे। सबकी सांस फूलने लगी। काकी मां ने हाथ जोड़कर कहा, सबसे गुजारिश है, कोई भी इसका नाम मत लेना, चुपचाप रहना और भगवान से प्रार्थना करना कि वो हमारे गांव को बचाए। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। आसमान में फिर से काले बादल मंडराने लगे थे और हवा में एक अजीब सी आवाज गूंजने लगी, जैसे कोई रो रहा हो। शिवा 19 साल का एक हिम्मती लड़का था। वो गांव से पढ़ने के लिए शहर जाता था, इसलिए अंधविश्वासों पर ज्यादा यकीन नहीं करता था। सुनीता की मौत और काकी मां की बातें सुनकर उसे लगा कि लोग डर के मारे अजीब अजीब बातें कर रहे हैं। यार, यह सब बकवास है, उसने अपने दोस्त मनोज से कहा। कोई चिड़िया नहीं है, हो सकता है कोई पागल आदमी हो जो रात को काले कपड़े पहनकर लोगों को डराता हो। लेकिन मनोज डर गया था। यार शिवा, काकी मां झूठ नहीं बोल रही, पूरे गांव के लोग डरे हुए हैं। तू भी बकवास छोड़ और घर में चुपचाप रह। नहीं यार, मैं देखूंगा कि यह क्या चक्कर है। आज रात मैं छत पर बैठूंगा और देखूंगा कि असल में क्या होता है। उस शाम शिवा ने अपनी मां से कहा कि वो छत पर सोएगा क्योंकि घर में बहुत गर्मी है। मां ने मना किया, लेकिन शिवा नहीं माना। रात के 12 बजे के करीब शिवा छत पर लेटकर आसमान को देख रहा था। चांद छुप गया था और चारों तरफ गहरा अंधेरा था। अचानक उसे दूर से एक अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई तेज हवा में कुछ फड़फड़ा रहा हो। आवाज धीरे धीरे पास आती जा रही थी। शिवा ने अपने मोबाइल की टॉर्च जलाई और आसमान में देखा। पहले तो कुछ नजर नहीं आया, फिर अचानक उसे लगा जैसे कोई काली परछाई उसके ऊपर से गुजरी हो। कौन है वहां? उसने आवाज लगाई, लेकिन जवाब में सिर्फ एक डरावनी हंसी आई। एक औरत की हंसी, लेकिन इतनी भयानक कि शिवा के रोंगटे खड़े हो गए। वो चीज वापस आई और इस बार शिवा ने साफ देखा। यह कोई इंसान नहीं था, न ही कोई सामान्य जानवर। यह कुछ और ही था, कुछ ऐसा जो इस दुनिया का नहीं था। शिवा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो उठकर भागना चाहता था, लेकिन जिज्ञासा ने उसे रोक दिया। वो चीज धीरे धीरे नीचे आ रही थी और अब शिवा उसकी आकृति को साफ देख सकता था। यह दृश्य देखकर शिवा की चीख निकल गई। अब उसे समझ आया कि गांव वाले क्यों इतना डर रहे हैं। यह कोई अंधविश्वास नहीं था, यह सच था, एक भयानक सच। वो रात शिवा की आखिरी होश वाली रात थी। जो कुछ उसने देखा वो उसकी बाकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देने वाला था। शिवा ने जो देखा वो किसी भी इंसान के लिए सहन करना मुश्किल था। वो चीज धीरे धीरे उसके पास आ रही थी और अब शिवा उसे पूरी तरह से देख सकता था। उसका शरीर किसी औरत जैसा था, लेकिन उसके पंख असली पंख नहीं थे, बल्कि सूखी काली टहनियां थीं जो उसकी पीठ से निकल रही थी। वो टहनियां हवा में फड़फड़ाती थीं और एक भयानक आवाज करती थीं, जैसे हड्डियों के टूटने की आवाज हो। लेकिन सबसे डरावना था उसका चेहरा। वो एक औरत का चेहरा था, लेकिन बुरी तरह से विकृत। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं, कोई पुतली नहीं, कोई सफेदी नहीं, सिर्फ गहरा काला गड्ढा जैसे अंतहीन अंधेरे में जाता हो। उसके होंठ फटे हुए थे और उनसे लगातार काला खून टपक रहा था। जब वो मुंह खोलती थी तो उसके अंदर दांतों की जगह नुकीली कीलें नजर आती थीं। लेकिन सबसे भयानक बात यह थी कि उसके गले में एक रस्सी का फंदा लटक रहा था,
पुराना सड़ा हुआ फंदा जो उसकी गर्दन के चारों तरफ कसा हुआ था। वो फंदा उसके साथ हिलता रहता था और कभी कभी उससे अजीब सी आवाज आती थी। तूने मुझे देख लिया ना? उसकी आवाज में दर्द और गुस्सा दोनों था। अब तू बच नहीं पाएगा। 7 दिन, सिर्फ 7 दिन। शिवा की सांस फूलने लगी। उसने उठकर भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जम गए हों। वो चीज धीरे धीरे उसके पास आ रही थी और हर कदम के साथ हवा ठंडी होती जा रही थी। मैं चुड़ैल हूं, मैं चिरैया हूं, वो बड़बड़ा रही थी। 100 साल पहले इसी गांव के लोगों ने मुझे मारा था। डायन कहकर पीपल के पेड़ से उल्टा लटकाकर मार डाला था, लेकिन मैंने कसम खाई थी, गांव के हर खून को पिए बिना नहीं जाऊंगी। शिवा के मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। वो सिर्फ देख सकता था कि वो चीज उसके बिल्कुल सामने आ गई है। उसकी काली आंखें शिवा की आत्मा में झांक रही थीं। तूने मेरा नाम सुना है ना? अब तू मेरा है। 7 दिन बाद तू मेरे साथ आएगा। वो चीज शिवा के कान के पास आई और फुसफुसाई। जब मैं मरी थी तो मेरी आंखों में आखिरी तस्वीर यही गांव था, और अब मैं हर उस इंसान को देखना चाहती हूं जो यहां रहता है। एक एक करके। फिर वो हवा में तैरती हुई ऊपर चली गई, लेकिन जाते जाते उसने शिवा पर कुछ छींटे मारे। वो छींटे खून के थे, लेकिन बिल्कुल काले रंग के। उस रात के बाद शिवा कभी वही नहीं रहा। वो बोलना चालना बंद कर गया और बस आसमान की तरफ देखता रहता। अगले दिन सुबह जब शिवा अपने माता पिता के पास आया तो वो एक अलग ही इंसान लग रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सा डर था और वो लगातार कांप रहा था। जब भी कोई उससे बात करने की कोशिश करता, वो सिर्फ आसमान की तरफ इशारा करके कुछ बड़बड़ाता। शिवा के पिता रमेश उसे डॉक्टर के पास ले गए, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि शारीरिक रूप से वो ठीक है। लगता है किसी चीज का बहुत गहरा डर है। हो सकता है कोई दुर्घटना देखी हो। लेकिन गांव के लोग समझ गए थे कि बात कुछ और है। काकी मां ने शिवा को देखा तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। अरे भगवान, इसने उसे देख लिया है, अब यह भी 7 दिन में। दोपहर में काकी मां ने पूरे गांव को इकट्ठा किया और सच्चाई बताई। सुनो सब लोग, वो वापस आ गई है। चिरैया वापस आ गई है और अब शिवा भी उसके निशाने पर है। लेकिन काकी मां, यह चिरैया है कौन? आप साफ साफ बताइए, मुखिया जी ने कहा। काकी मां ने गहरी सांस ली और बताना शुरू किया। 100 साल पहले इसी गांव में कमला नाम की एक औरत रहती थी। वो बहुत सुंदर थी, लेकिन उसका स्वभाव बहुत तेज था। जब भी किसी से झगड़ा होता तो अजीब अजीब बातें कहती थी। एक बार गांव में सूखा पड़ा, फसल बर्बाद हो गई और लोगों को लगा कि किसी ने जादू टोना किया है। उस वक्त कमला ने कहा था कि वो बारिश ला सकती है, और अजीब बात यह थी कि अगले दिन सच में बारिश हो गई। इससे लोगों को शक हुआ कि कमला के पास कोई जादुई शक्ति है। फिर धीरे धीरे गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। किसी का दूध खराब हो जाता, किसी के खेत में आग लग जाती और सबका इल्जाम कमला पर लगता। काकी मां का गला भराया। आखिर में लोगों ने फैसला किया कि कमला एक चुड़ैल है और उसे मार देना चाहिए। एक रात सबने मिलकर कमला को पकड़ा और गांव के बाहर पीपल के पेड़ पर उल्टा लटका दिया। लेकिन मरते वक्त कमला ने एक भयानक श्राप दिया था। उसने कहा था, जिस गांव ने मुझे डायन कहकर मारा है, मैं उस गांव के हर खून को पिए बिना नहीं जाऊंगी। मैं चिरैया बनकर वापस आऊंगी और तब तक घूमती रहूंगी जब तक यहां कोई जिंदा न बचे। गांव के लोग सुनकर सहम गए। अब उन्हें समझ आया कि वो काली परछाई क्या है और क्यों आई है। तो अब क्या होगा काकी मां? किसी ने पूछा। अब वो तब तक नहीं जाएगी जब तक अपना बदला पूरा ना कर ले, और बदला है पूरे गांव को खत्म करना। उस दिन से गांव में मातम का माहौल हो गया। लोग घरों से निकलना बंद कर दिए और हर रात आसमान में उस काली परछाई को ढूंढते रहते। 6ठा दिन बीत गया था और शिवा की हालत और भी बिगड़ गई थी। वो खाना पीना छोड़कर सिर्फ आसमान की तरफ देखता रहता। कभी कभी वो अकेले में बड़बड़ाता, वो आ रही है, वो आ रही है, मुझे ले जाने। 7वें दिन शाम को शिवा अचानक घर से बाहर निकला। उसके माता पिता ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी। वो सीधा गांव के पुराने मंदिर की तरफ गया। मंदिर के पास पहुंचकर शिवा ने जोर जोर से घंटी बजानी शुरू कर दी। गांव भर के लोग घंटी की आवाज सुनकर अपने घरों से झांकने लगे। शिवा क्या कर रहा है? लोग आपस में फुसफुसाने लगे, लेकिन किसी में हिम्मत नहीं थी कि बाहर जाकर उसे रोके। शिवा लगातार घंटी बजाता रहा
और चीख कर आसमान की तरफ देखकर कहा, आजा, मैं तैयार हूं, मुझे पता है तू आएगी, आजा। रात के ठीक 12 बजे अचानक घंटी की आवाज बंद हो गई। सब कुछ एकदम शांत हो गया, इतना शांत कि सिर्फ लोगों की सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। फिर आसमान से एक भयानक चीत्कार आई। वो आवाज इतनी तेज और डरावनी थी कि गांव के कुत्ते भी छुप गए। काली परछाई तेजी से नीचे आई और शिवा के चारों तरफ चक्कर लगाने लगी। शिवा वहीं खड़ा था, न डरा हुआ न भागने की कोशिश करता हुआ, जैसे वो जानता हो कि अब कुछ नहीं हो सकता। तू मुझे चुनौती दे रहा है? चिरैया की आवाज हवा में गूंजी। अच्छा, तो फिर देख कि तेरी हिम्मत की सजा क्या होती है। वो चीज शिवा के ऊपर झपटी, लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। शिवा चिल्लाया, मैं तुझसे डरता नहीं, तू सिर्फ एक मरी हुई औरत है, तू कुछ नहीं कर सकती। चिरैया एक पल के लिए रुक गई, फिर उसकी भयानक हंसी आसमान में गूंजी। अरे बेवकूफ लड़के, तू समझता है कि हिम्मत दिखाने से मैं डर जाऊंगी? मैं सिर्फ मरी नहीं हूं, मैं श्रापित हूं, और श्राप कभी नहीं मरता। उसने अपने सूखे पंजों से शिवा को पकड़ा। शिवा की चीख निकली, लेकिन आवाज बाहर नहीं आई, जैसे चिरैया ने उसकी आवाज छीन ली हो। फिर वो शिवा को हवा में उठाकर गांव के ऊपर ले जाने लगी। नीचे से लोग देख रहे थे कि शिवा हवा में तैर रहा है और कोई काली छाया उसे लेकर जा रही है। हे भगवान, शिवा को बचाओ! उसकी मां चीखी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। चिरैया शिवा को गांव के सबसे ऊंचे पेड़, उसी पीपल के पेड़ के पास ले गई जहां 100 साल पहले कमला को मारा गया था। फिर जो हुआ वो किसी ने साफ नहीं देखा, सिर्फ एक तेज रोशनी दिखी और फिर अंधेरा। सुबह जब लोग हिम्मत करके बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि शिवा का शव गांव के चौराहे पर पड़ा है, लेकिन उसकी मौत सामान्य नहीं थी। उसके होंठों से काला खून टपक रहा था, उसकी आंखें पूरी तरह काली हो गई थीं और उसके गले पर रस्सी के निशान थे। सबसे डरावनी बात यह थी कि उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, जैसे मरते वक्त वो खुश था, या फिर जैसे अब वो भी चिरैया का हिस्सा बन गया हो। उस दिन के बाद गांव में 2 काली परछाइयां दिखने लगीं। चिरैया अब अकेली नहीं थी, शिवा भी उसके साथ था। आज भी शिवा की मौत के बाद बेलगांव में जैसे मौत का तांडव शुरू हो गया। एक के बाद एक लोग मरने लगे, कभी कोई कुएं में मिलता, कभी कोई खेत में। हर मौत एक जैसी, काले होंठ, काली आंखें और गले पर रस्सी के निशान। 6 महीने में आधा गांव खत्म हो गया। बचे हुए लोग गांव छोड़कर भागने लगे, कुछ शहर चले गए, कुछ दूसरे गांवों में। लेकिन जो भी बेलगांव छोड़कर जाता वो भी कुछ दिनों बाद मरा हुआ मिलता। काकी मां आखिर तक गांव में रही। वो कहती थी, मैं यहीं मरूंगी, भागकर कहां जाऊं, वो तो जहां भी जाएगा वहां पहुंच जाएगी। एक रात काकी मां अपने घर में अकेली बैठी हुई थी। बाहर तेज हवा चल रही थी और खिड़कियों से अजीब आवाजें आ रही थीं। अचानक उसे लगा जैसे कोई उसके घर के ऊपर से गुजरा हो। उसने ऊपर देखा तो छत पर किसी के चलने की आवाज आई। धीरे धीरे वो आवाज नीचे आती गई और खिड़की के पास तक आ गई। काकी मां, एक जानी पहचानी आवाज आई। यह शिवा की आवाज थी, लेकिन कुछ अलग, जैसे बहुत दूर से आ रही हो। शिवा, तू वापस आया बेटा? काकी मां की आंखों में आंसू आ गए। हां काकी मां, मैं वापस आया हूं, लेकिन अब मैं अकेला नहीं हूं। चिरैया मेरे साथ है और अब हमें गांव का आखिरी इंसान भी चाहिए। काकी मां समझ गई कि अब उसकी भी बारी है। ठीक है बेटा, मैं तैयार हूं, मेरी भी उम्र ज्यादा हो गई है। उस रात काकी मां भी चली गई। अगली सुबह उसकी लाश भी वैसी ही मिली जैसी बाकियों की मिली थी। इसके बाद बेलगांव पूरी तरह से खाली हो गया। घर टूटने लगे, रास्तों पर घास उग आई और धीरे धीरे जंगल ने पूरे गांव को अपने कब्जे में ले लिया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। आज भी जब कोई राहगीर गलती से उस पुराने रास्ते से गुजरता है जो बेलगांव की तरफ जाता था, तो रात के वक्त अजीब चीजें होती हैं। पहले आसमान में काले बादल छा जाते हैं, फिर हवा में पंखों के फड़फड़ाने की आवाज आती है। कभी कभी 2 काली परछाइयां दिखती हैं, एक बड़ी एक छोटी, और अगर कोई बहुत गौर से सुने तो हवा में धीमी आवाज आती है, मुझे देख लिया ना, अब बच नहीं पाएगा। ट्रक ड्राइवर कहते हैं कि उस रास्ते से गुजरते वक्त कभी कभी उनकी गाड़ियों के ऊपर कुछ बैठ जाता है। इंजन बंद हो जाता है,
लाइटें बुझ जाती हैं और जब वे ऊपर देखते हैं तो छत पर खरोंचों के निशान होते हैं, जैसे किसी ने नुकीले पंजों से खरोंचा हो। कुछ लोग कहते हैं कि अगर रात को उस इलाके से गुजरना ही पड़े तो कभी भी ऊपर मत देखना और कभी भी चिरैया शब्द का इस्तेमाल मत करना, क्योंकि अगर वो सुन लेती है तो समझो कि 7 दिन बाद तुम्हारा भी नंबर आ जाएगा। आज भी बेलगांव के खंडहरों में जाने की किसी की हिम्मत नहीं होती, और जो कभी गलती से वहां पहुंच जाता है वो कहता है कि वहां आज भी कुछ है, कुछ ऐसा जो जिंदों के खून का प्यासा है। पीपल का वो पेड़ आज भी वहां खड़ा है, काला, सूखा और मुर्दा, लेकिन रात के वक्त उसकी डालियां बिना हवा के हिलती रहती हैं। और कहते हैं कि अगर कोई उस पेड़ के नीचे जाए तो उसे लटकती हुई एक रस्सी दिखती है, वही रस्सी जिससे 100 साल पहले कमला को मारा गया था। चिरैया का श्राप अभी भी जिंदा है, और वो तब तक जिंदा रहेगा जब तक उसकी प्यास नहीं बुझती। लेकिन एक श्रापित आत्मा की प्यास कभी नहीं बुझती। इसीलिए अगर कभी आप उस रास्ते से गुजरें तो याद रखिएगा, कभी ऊपर मत देखना, कभी उसका नाम मत लेना, और अगर आपको लगे कि कोई आपका पीछा कर रहा है तो भागिए, जितनी तेज भाग सकें, क्योंकि चिरैया अभी भी वहां है, अभी भी भूखी है और अभी भी किसी नए शिकार का इंतजार कर रही है। रात के सन्नाटे में घड़ी की टिक टिक की आवाज के अलावा कुछ नहीं सुनाई दे रहा था। शालिनी अपने बिस्तर में गहरी नींद में सो रही थी जब अचानक फोन की तेज आवाज ने उसकी नींद तोड़ दी। उसकी आंखें खुली और उसने घड़ी देखी। रात के 12:07 हो रहे थे। इतनी रात को कौन फोन कर रहा है? वह बुदबुदाई और फोन की स्क्रीन देखी। नंबर बिल्कुल अनजान था, कोई नाम नहीं दिखाई दे रहा था। उसका मन हुआ कि फोन ना उठाए, लेकिन कहीं कोई इमरजेंसी हो तो। डरते डरते उसने रिसीवर उठाया। हेलो? उसकी आवाज नींद में भरी हुई थी। दूसरी तरफ से कुछ देर तक सिर्फ भारी सांसों की आवाज आई। वो सांसें इतनी तेज थीं जैसे कोई बहुत जोर से दौड़कर आया हो। शालिनी का दिल तेजी से धड़कने लगा। हेलो, कौन है वहां? उसने फिर पूछा। इस बार जवाब आया, लेकिन आवाज इतनी धीमी और कांपती हुई थी कि समझना मुश्किल था। मत जाओ। और फिर अचानक लाइन कट गई। शालिनी ने फोन को देखा। कॉल खत्म हो गई थी। उसका दिल अब भी तेजी से धड़क रहा था। क्या मतलब था इसका? उसने सोचा। मत जाओ कहां? वह फिर से लेट गई, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। बार बार वही कांपती आवाज उसके कानों में गूंज रही थी। सुबह तक वह यही सोचती रही कि यह किसका मजाक था। शायद कोई गलत नंबर पर फोन लगा हो। अगले दिन ऑफिस में उसने इस बात को भुला दिया। काम की व्यस्तता में वह रात वाली बात भूल गई, लेकिन शाम को घर लौटते वक्त फिर से वही बेचैनी महसूस होने लगी। अगली रात शालिनी ने जल्दी सोने की कोशिश की, लेकिन 12 बजने के पास आते ही उसकी बेचैनी बढ़ने लगी। वह घड़ी को देखती रही। 12:05, 12:06, 12:07, और ठीक उसी समय फिर फोन बजा। उसके हाथ कांपने लगे। वही अनजान नंबर था। इस बार उसने हिम्मत जुटाकर तुरंत फोन उठाया। कौन हो तुम? क्यों कर रहे हो ऐसा? उसने गुस्से से पूछा। इस बार दूसरी तरफ से आवाज साफ आई, लेकिन जो कुछ सुनाई दिया उससे उसके होश उड़ गए। आवाज उसकी अपनी थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी उसकी अपनी आवाज होती है। मत जाओ, प्लीज मत जाओ। आवाज में भयंकर डर था, जैसे कोई बहुत जोर से चिल्लाकर चेतावनी दे रहा हो। शालिनी की सांस रुक गई। यह कैसे हो सकता है? वह अपनी ही आवाज कैसे सुन सकती है? डर के मारे फोन उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गया। वह बिस्तर पर बैठ गई। सारा शरीर कांप रहा था। यह सपना है, यह सपना है। वह खुद को समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जमीन पर पड़ा फोन अब भी चालू था और उससे अब भी वही आवाज आ रही थी। मत जाओ। उसने हिम्मत जुटाकर फोन उठाया और काट दिया। फिर तुरंत कॉल लॉग चेक किया। वहां वही अनजान नंबर दर्ज था। कॉल की टाइमिंग 12:07 AM। यह हकीकत है, उसके मुंह से निकला। लेकिन यह कैसे हो सकता है? यह मेरी ही आवाज कैसे हो सकती है? पूरी रात वह जागती रही। डर के मारे उसकी आंख नहीं लगी।
तीसरी रात आने से पहले ही शालिनी ने अपना फोन साइलेंट कर दिया था, लेकिन फिर भी ठीक 12:07 पर फोन की स्क्रीन रोशन हुई। ही नंबर था। उसने देखा कि फोन बज रहा है, लेकिन आवाज नहीं आ रही। नहीं उठाऊंगी, उसने मन में सोचा, लेकिन फोन बजता ही रहा, बजता ही रहा। 5 मिनट, 10 मिनट, फोन रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। आखिरकार परेशान होकर उसने फोन उठाया। इस बार आवाज और भी साफ थी और उसमें तुरंत ही का एहसास था। शालिनी, कल सुबह पुराना पुल, मत जाओ वहां, प्लीज मत जाओ। तुम कौन हो? तुम्हें कैसे पता मेरा नाम और यह पुल? वह चिल्लाई, लेकिन लाइन कट चुकी थी। सुबह ऑफिस में उसे याद आया कि आज शाम को एक क्लाइंट मीटिंग थी और वह ठीक उसी पुराने पुल के पास वाले कैफे में थी। वही पुल जिसका जिक्र रात को फोन पर हुआ था। यह सिर्फ इत्तेफाक है, उसने खुद को समझाया। मैं जाऊंगी, मैं किसी अजीब फोन कॉल की वजह से अपना काम नहीं छोड़ूंगी। शाम को वह उस कैफे पहुंची। मीटिंग अच्छी चल रही थी, लेकिन अचानक बाहर से तेज आवाज आई। एक बड़े ट्रक का ब्रेक फेल हो गया था और वह तेजी से कैफे की तरफ आ रहा था। लोग चिल्लाकर बाहर भागने लगे। ट्रक कैफे की दीवार से टकराने से ठीक पहले रुका, शालिनी की कुर्सी से सिर्फ 2 फीट की दूरी पर। अगर वह 5 सेकंड देर से बाहर निकली होती तो उस रात घर लौटते वक्त उसके हाथ अब भी कांप रहे थे। चौथी रात शालिनी ने फैसला किया था कि वह फोन ही बंद कर देगी, लेकिन जैसे ही उसने फोन स्विच ऑफ किया, घर की लैंडलाइन बजने लगी। कैसे हो सकता है? उस नंबर का लैंडलाइन से क्या कनेक्शन? डरते डरते उसने लैंडलाइन उठाया। शालिनी, कल सुबह जब तुम ऑफिस जाओगी, बाएं रास्ते से मत जाना, दाएं रास्ते से जाना, प्लीज। आवाज पहले से भी ज्यादा दुखी और डरी हुई लग रही थी। मैं नहीं मानूंगी, शालिनी गुस्से में चिल्लाई। जो भी तुम हो, मैं तुम्हारे कहे अनुसार नहीं चलूंगी। अगली सुबह जानबूझकर उसने बाएं रास्ता लिया। वह जिद में थी, लेकिन आधे रास्ते में एक बड़ा पेड़ सड़क पर गिरा हुआ मिला। अगर वह 5 मिनट पहले वहां से गुजरी होती तो पेड़ सीधे उसकी कार पर गिरा होता। रोड पर खड़े मजदूर बता रहे थे, यह पेड़ अभी अभी गिरा है, सिर्फ 10 मिनट पहले। शालिनी की सांस रुक गई। उसे एहसास हो गया कि ये फोन कॉल्स कोई मजाक नहीं थे। कोई उसकी जान बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कौन और क्यों? और सबसे बड़ा सवाल, उसकी अपनी आवाज में कैसे? उस रात से उसने फोन कॉल्स को और भी गंभीरता से लेना शुरू कर दिया। अब यह रोजाना का सिलसिला बन गया था। हर रात ठीक 12:07 पर फोन आता और हर बार कोई ना कोई चेतावनी मिलती। 5वीं रात, कल दोपहर में लिफ्ट मत लेना, सीढ़ियों से जाना। 6ठी रात, शाम को रेड कार से बचकर रहना। 7वीं रात, कल रात घर से बाहर मत निकलना। हर बार आवाज उसकी अपनी ही होती, लेकिन उसमें इतना डर और तड़प होती जैसे कोई बहुत बड़े खतरे से बचाने की कोशिश कर रहा हो। और हर बार चेतावनी सच साबित होती। लिफ्ट में खराबी आई, रेड कार का ब्रेक फेल हुआ, और जिस रात उसे घर पर रहने को कहा गया था, उस रात पड़ोस में चोरी हुई। अब शालिनी डर के साथ साथ परेशान भी होने लगी थी। यह सब कैसे हो रहा था? कोई भविष्य कैसे देख सकता है? और सबसे अजीब बात यह थी कि आवाज हर रात पहले से ज्यादा परेशान लगने लगी थी। जैसे समय के साथ साथ जो भी चेतावनी दे रहा था, वह खुद और ज्यादा मुसीबत में फंसता जा रहा था। एक रात उसने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? क्यों कर रहे हो यह सब? जवाब में सिर्फ रोने की आवाज आई और फिर लाइन कट गई। उस रात शालिनी को पहली बार लगा कि जो भी उसे फोन कर रहा था, वह खुद बहुत बड़ी परेशानी में था। 8वीं रात के बाद शालिनी से रहा नहीं गया। उसने फोन कंपनी को कॉल किया और उस अजीब नंबर के बारे में पूछताछ की। कस्टमर केयर की लड़की ने रिकॉर्ड चेक किया और बोली, मैडम, यह नंबर तो 5 साल पहले से डिस्कनेक्ट है। इस नंबर से कोई कॉल नहीं आ सकती। लेकिन मुझे रोज कॉल आ रही है, शालिनी ने कहा। मैडम, आपका कॉल लॉग भेजिए, हम चेक करते हैं। अगले दिन कंपनी से जवाब आया, जिसने शालिनी के होश उड़ा दिए। उस नंबर से आने वाली कॉल्स का रिकॉर्ड देखने में तो आ रहा था, लेकिन कॉल करने वाले का नाम उसी का था, शालिनी शर्मा। यह कैसे हो सकता है? उसने कस्टमर केयर से पूछा। मैडम, यह बहुत अजीब है। रिकॉर्ड के अनुसार आप खुद को कॉल कर रही हैं, लेकिन तकनीकी रूप से यह नामुमकिन है। उस रात जब फोन आया तो शालिनी ने पूछा, तुम वाकई मैं हो? आवाज रोते हुए बोली, हां, मैं तू हूं, लेकिन 5 साल बाद से
मैं तुझे बचाने की कोशिश कर रही हूं क्योंकि मुझे पता है कि क्या होने वाला है। लाइन कट गई, लेकिन शालिनी समझ गई थी कि यह कोई सामान्य बात नहीं थी। अगले दिन शालिनी पुलिस स्टेशन गई। इंस्पेक्टर राजेश ने उसकी बात ध्यान से सुनी। मैडम, यह सब अजीब लग रहा है, लेकिन हम जांच करते हैं। 2 दिन बाद इंस्पेक्टर ने उसे बुलाया। उसके चेहरे पर परेशानी साफ दिख रही थी। शालिनी जी, हमने रिकॉर्ड चेक किया है। 5 साल पहले इसी शहर में शालिनी शर्मा नाम की एक महिला की मौत हुई थी। शालिनी का दिल रुक गया। कैसे मरी थी? एक्सीडेंट में। पुराने पुल पर एक ट्रक का ब्रेक फेल हो गया था और शालिनी को वही पुल याद आया जहां पहली चेतावनी के बाद उसकी जान बची थी। और सबसे अजीब बात यह है, इंस्पेक्टर ने आगे कहा, उस शालिनी शर्मा का पता, उम्र और दूसरी सारी डिटेल्स आपसे बिल्कुल मिलती हैं। बस फर्क यह है कि वह 5 साल पहले मर चुकी है। शालिनी के हाथ कांपने लगे। यह कैसे हो सकता है? हमें नहीं पता, लेकिन एक बात और है, उस औरत का फोन नंबर वही था जिससे आपको कॉल आ रही हैं। उस रात घर जाते वक्त शालिनी को लग रहा था जैसे कोई बुरा सपना देख रही हो। 5 साल पहले उसी नाम की महिला मर चुकी थी और अब वही उसे फोन कर रही थी। उस रात फोन आने से पहले ही शालिनी जाग रही थी। 12:07 बजते ही फोन बजा। तुम वाकई मैं हो? उसने पूछा। हां, मैं वो शालिनी हूं जो 5 साल पहले मर गई थी, लेकिन मैं तुझे बचाना चाहती हूं। लेकिन क्यों और कैसे? क्योंकि समय का चक्र है। जो मेरे साथ हुआ वही तेरे साथ भी होने वाला है। मैं इसे रोकना चाहती हूं। आवाज में दर्द था, जैसे बहुत पुराना गम छुपा हो। उसके बाद से शालिनी को अजीब सपने आने लगे। वह देखती कि वह किसी हादसे में फंसी है, कोई ट्रक उसकी तरफ आ रहा है, कोई इमारत गिर रही है। हर सपने में वह मरती थी, बार बार। सुबह उठकर उसे लगता जैसे वह सच में उन हादसों में गुजरी हो। शरीर में दर्द होता, सांस फूलती रहती। यह सब क्या हो रहा है मेरे साथ? वह खुद से पूछती रहती। एक रात सपने में उसने देखा कि वह किसी को फोन कर रही है। दूसरी तरफ से उसकी अपनी ही आवाज आ रही है और वह कह रही है, मत जाओ, मत जाओ। सुबह उठकर उसे एहसास हुआ कि वह सपने में वही शालिनी थी जो मर चुकी थी और जिसे वह फोन कर रही थी वह खुद थी। समय का चक्र, वाकई कोई चक्र था जिसमें वह फंसी हुई थी। 9वीं रात का फोन पहले से कहीं ज्यादा डरावना था। आवाज में इतना डर था जैसे कुछ बहुत भयानक होने वाला हो। शालिनी, सुन, कल रात ठीक 12:07 पर तेरा आखिरी वक्त है। कुछ भी हो जाए कहीं मत जाना, घर में रहना, दरवाजा बंद करके रखना, कोई भी आवाज आए तो बाहर मत निकलना। आवाज कांप रही थी, जैसे बोलने वाला खुद बहुत डरा हुआ हो। क्या होने वाला है? शालिनी ने पूछा। जो मेरे साथ हुआ था वही, लेकिन इस बार मैं तुझे बचाना चाहती हूं। मैं नहीं चाहती कि तू भी मेरी तरह इस चक्र में फंसे। कैसे मरी थी तू? आवाज रोने लगी। मैं फोन कॉल के चक्कर में बाहर निकली थी। लगा था कि कोई इमरजेंसी है, लेकिन वह ट्रैप था। और फिर लाइन कट गई। अगली रात आने से पहले शालिनी ने घर का दरवाजा अच्छी तरह बंद कर दिया, सारी खिड़कियां बंद की, फोन बंद कर दिया। वह तैयार थी, लेकिन वक्त के साथ साथ उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। 11:30, 11:45, 12 और फिर ठीक 12:07 पर घर की बेल बजी। दरवाजे की बेल बजती रही। शालिनी ने हिम्मत जुटाकर पीप होल से देखा, लेकिन बाहर कोई नजर नहीं आया। फिर दरवाजे पर दस्तक हुई। शालिनी, दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारी मम्मी हूं। एक्सीडेंट हो गया है। यह मम्मी की आवाज नहीं थी। शालिनी समझ गई कि यह वही ट्रैप था जिसके बारे में फोन पर चेतावनी मिली थी। मैं नहीं खोलूंगी, उसने अंदर से चिल्लाकर कहा। अचानक घर की लाइट्स चली गईं। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। फिर कहीं से भयानक आवाज आई, जैसे कोई चीख रहा हो। शालिनी डर के मारे कोने में बैठ गई। उसे लगा जैसे घर में कोई और भी है। तभी लैंडलाइन बजने लगी। अंधेरे में टटोलकर उसने फोन उठाया। बहुत देर हो गई। आवाज उसकी अपनी थी, लेकिन इस बार वह और भी दुखी लग रही थी। अब तुझे भी इसी चक्र में आना पड़ेगा। क्या मतलब? शालिनी चिल्लाई। अब तू मर जाएगी।
और फिर तुझे किसी और शालिनी को बचाना पड़ेगा। यही तो चक्र है, एक शालिनी मरती है, दूसरी आती है, और यह सिलसिला चलता रहता है। अचानक घर का दरवाजा जोर से खुला। बाहर से तेज हवा अंदर आई। कोई भारी कदमों की आवाज सुनाई दी। शालिनी फोन पकड़े खड़ी रह गई। दूसरी तरफ से आवाज आई, अब तेरी बारी है, किसी और शालिनी को फोन करना पड़ेगा, उसे बचाना पड़ेगा। तभी घर में जोर का धमाका हुआ। कुछ गिरने की आवाज आई। शालिनी की चीख निकली और फिर सब कुछ शांत हो गया। अगली रात कहीं और, किसी और घर में, एक और शालिनी की नींद टूटी। उसके फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आई। रिसीवर उठाते ही उसे अपनी ही आवाज सुनाई दी, मत जाओ। समय का चक्र फिर से शुरू हो गया था।